अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर का नाम है ज्योमेट्री एंड 3D शेप्स। तो इस लेक्चर को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में कवर करना है। फर्स्ट वन जो है हमने ज्योमेट्री के रेलिवेंट पढ़ना है और फिर सेकंड पार्ट में 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ज्योमेट्री के बारे में दो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट हैं और कुछ थ्योरम हैं। तो दोनों को हम समझते हैं। बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास बेसिक एंगल एंड लाइंस। ठीक है, तो इनके बारे में ना डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, या सप्लीमेंट्री कब बनता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द सप्लीमेंट्री एंगल। तो याद रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही यही है 180 डिग्री। ठीक है, यानी जब भी कोई सप्लीमेंट्री का रेलिवेंट वर्ड आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कब बनते हैं? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे हमेशा एंगल कितना होगा 180 का। इसको यूं समझे, देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमेशा जो एंगल है वो 180 डिग्री है और उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ये याद रखना है। दूसरा, ये एंगल कब बनता है? एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के दरमियान भी एंगल 180 डिग्री का होता है और उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखिए जिस तरह से ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन और ये लाइन, तो इनके दरमियान में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। यानी अगर मैं इसको यूं कंबाइन कर लूं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो इस एंगल के दरमियान, इस लाइन के में और इस लाइन में ये दो एंगल बन रहे हैं और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। ठीक है, वैसे भी आपको पता है पैरेलल और एंटी पैरेलल ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो पैरेलल के लाइन के दरमियान एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और जब हम इसको किसी लाइन के थ्रू मिलाते हैं तो ऑलमोस्ट दो एंगल बनते हैं और ये सी शेप बन जाती है। यानी इस तरह से देखें ना तो ये सी शेप बन गई है। तो सी शेप या पैरेलल लाइन के अंदर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। दूसरा, ये एंगल कब बन सकता है? एंगल ऑन अ हाफ सर्कल। एंगल ऑन अ हाफ सर्कल। इस हाफ सर्कल को हम देखें पाई रेडियन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि हाफ सर्कल या सर्कल किसके इक्वल है, तो सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है और जो हाफ सर्कल है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 180 को पाई से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 57.3। तो ये भी याद रखना है कि 1 रेडियन किसके इक्वल है 57.3 डिग्री के इक्वल है। एंड वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो आप 180 को पाई से डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो 3 पॉइंट हो गए। स्ट्रेट लाइन पे भी 180 होगा, पैरेलल लाइन के दरमियान भी 180 और हाफ सर्कल में भी 180 होगा। और चौथा कब 180 होता है? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम भी हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो जिस तरह से ये एंगल ए बी सी 3 एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि जब भी ये याद रखना है कि जब भी कोई ट्राइंगल आएगी तो उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 के इक्वल होगा। उसके बाद देखते हैं जी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है 90 डिग्री। जब भी वर्ड कम्प्लीमेंट्री आएगा तो क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री का मतलब ही यही है 90। जिस तरह से स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है तो उसमें 90 डिग्री का होता है। देखें ना, ये हमारे पास ये एक स्क्वायर शेप है लेट्स सपोज,
तो ये वाला एंगल भी कम्प्लीमेंट्री है, ये वाला भी कम्प्लीमेंट्री है, ये वाला भी कम्प्लीमेंट्री और ये वाला भी। तो सारे एंगल जो है 1 बाई 1 कर देखें तो वो 90 डिग्री के होते हैं और इनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसके बाद देखें तो जो सर्कल एंगल है, देखिए ये एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, वो 360 के इक्वल होता है। कितना होता है, 360 डिग्री के। और इसको हम 2 पाई रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक सर्कल का जो एंगल है वो अगर डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे तो 360 होगा, और अगर रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 पाई रेडियन होगा। और यहाँ से भी आप रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, 360 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो वही 57.3 डिग्री ही आएगा। एक और चीज़ याद रख लें कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम ले लें, यानी ये भी 90 है, ये भी 90, सारे चूँकि 90 हैं तो चारों को ऐड करेंगे तो वो भी 360 डिग्री हो जाता है। तो सर्कल एंगल भी 360 है, और रेक्टेंगल और जो हमारे पास स्क्वायर शेप है इसके इंटीरियर एंगल का सम, यानी एक एंगल तो 90 डिग्री का है, कम्प्लीमेंट्री है, लेकिन अगर सबको ऐड कर लें 4 एंगल को तो वो भी 360 डिग्री हो जाते हैं। ये कुछ एंगल के रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपने याद रखनी है, इसकी एज सच ही स्टेटमेंट पूछ लेता है वो। नेक्स्ट है हम इसके रेलिवेंट ना कुछ थ्योरम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम को आपने समझना है क्योंकि वो बाज़ औक़ात डायग्राम दे देता है या इस तरह से स्टेटमेंट दे देता है, और उस स्टेटमेंट को देखते हुए फिर हमने आंसर करना होता है। तो पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम का मतलब है कि एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट पे सारी जो डायग्राम्स हैं वो फॉलो करती हैं, उसकी रूल्स को, कंडीशन को फॉलो करती हैं। पहला थ्योरम क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखिए ये जो है वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के ऊपर वर्टिकली लाइन ड्रा की गई है, ठीक है। जब वर्टिकली ड्रा की गई है तो जो अपोजिट एंगल है यानी ए और बी, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल के इक्वल होगा। जब दो लाइन वर्टिकली एक दूसरे पे ड्रा की जाए तो उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये वाला एंगल ए वाला बी के इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये बता क्यों रहे हैं हम, क्योंकि इसी के रेलिवेंट या तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट यही पूछ लेता है, या फिर यह है कि कोई डायग्राम देके एक एंगल दे देगा और दूसरा पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये वर्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के ऊपर तो इनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। इससे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। कोरेस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। कोरेस्पोंडिंग का क्या मतलब है, देखिए अगर आपके पास पैरेलल लाइन है तो उस पर जब एक कोई भी आप ट्रांसवर्स ड्रा करते हैं तो ये देखें ये वाला एंगल ये इस अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। इन एंगल को हम कहते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल, यानी एक लाइन के उस साइड पे है और दूसरा इस साइड पे है तो ये एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर आप यूं वर्टिकली भी ड्रा कर लें लेट्स सपोज तो ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर आप किसी एंगल पे यानी थोड़ी सी टेढ़ी करके लाइन ड्रा करते हैं ट्रांसवर्स तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। थर्ड जो हमारे पास थ्योरम है वो ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या मतलब है, देखिए ये इंटीरियर एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जाहिर सी बात है जब ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाला उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का कोई एक एक्सटीरियर, देखें जो अंदरूनी इंटरनल एंगल होता है ना उसको कहते हैं इंटीरियर, और जो बाहर की साइड पे बनता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब ये ना बात को समझें कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है देखें इसमें ये ए बी और सी ये तीनों इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है।
और ये जो है बाहर वाला इस साइड पे जो बन रहा है ये एक्सटीरियर है। इसी तरह यहाँ से बनेगा ये वाला एक्सटीरियर होगा, इसी तरह यहाँ से बनेगा तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। तो थ्योरम क्या कहता है कि ये जो इंटीरियर एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है एक्स वाला, अगर हमने इसको फाइंड आउट करना हो एक्स को, तो ये दो अपोजिट एंगल यानी इसको छोड़ के ये वाला इंटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आपने ये वाला एक्सटीरियर एंगल यहाँ से फाइंड आउट करना हो तो इसके अपोजिट एंगल ये वाले बनते हैं, इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लें एंगल एक्स जो है, अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल बी और सी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास थ्योरम है, इनकी जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो कहता है टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, ये मैंने ड्रा भी की हुई है, आर इंटरसेक्टेड। इंटरसेक्टेड का मतलब है कि उनको काटा जाता है, इंटरसेक्ट किया जाता है बाय ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ना ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, अब जाहिर सी बात है दो इंटीरियर एंगल बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 75 डिग्री, एक जो है उसकी वैल्यू क्या है 75 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है साथ वाला, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उसी साइड पे। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब है साथ वाला, अब इसके साथ जो है ना दो एंगल बनते हैं, एक ये और एक ये, तो उसने कहा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी इसी साइड पे ही जो दूसरा एंगल बनता है वो बताना है। अब जिन बच्चों की, जिन कैंडिडेट्स की मैथ वीक होती है उन्हें ये टर्मिनोलॉजी समझने में मसला होता है कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव का मतलब है इसके साथ वाला, अब इसके साथ वाले ये बनते हैं, एक ये बनेगा और दूसरा ये, तो इंटीरियर में यही शेप बनेगी क्योंकि ये एक सी शेप बन रही है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंगल है, जब तक कि हमें थ्योरम नहीं आता, हमें उसकी स्टेटमेंट, उसकी कंडीशन का नहीं पता, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखें इस पे थ्योरम कौन सा लगना है, ये सेकंड वाला के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो जो है, सॉरी इस पे जो थ्योरम लगेगा ये पैरेलल लाइन वाला लगेगा। ठीक है, पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल 180 के इक्वल होता है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 के इक्वल होगा। तो एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन आर सप्लीमेंट्री, ये हमारा क्या है थ्योरम है कि दो पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब हमें पता है कि इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। x + 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 180 - 75 और x इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये एक एग्जांपल है, दूसरे किसी थ्योरम की ले लेते हैं। उन्होंने कहा जी इन अ ट्राइएंगल ABC है, द रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 235। देखिए ट्राइएंगल के 3 ही एंगल होते हैं, तो उनकी रेशियो उन्होंने क्या दे दिया है 235। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, ये जो 5 वाला है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर हम ये थ्योरम देखें ये वाला, तो वह कहते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइएंगल किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी वही हम थ्योरम लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल वो किसके इक्वल है 180 के। तो इनको प्लस कर लेते हैं। देखिए हमने तो ये वाला फाइंड आउट करना है ना 5, तो सम ऑफ रेशो क्या है, इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ। सम ऑफ रेशो, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो हमने तो ये 5 वाला यानी लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू एक उसके सम की कितनी होती है, वो होती है 180 डिग्री, यानी ट्राइएंगल के इंटीरियर एंगल जो है वो 180 के इक्वल है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1s are the 5, 5 2s are 10, 2 1s are the 2, 2 9s are 0 and 0।
2 9 जार 18 सॉरी। तो इसका जो इंटीरियर एंगल, जो लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल है। इसी तरह बाकी भी निकाल सकते हैं आप। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लें, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 180 कर लें। इसी तरीके से आप बाकी सब की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ ओवरव्यू दे दिया है। असल जो ये चीज़ें हैं बेसिक एंगल, इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लेनी है, और मैं प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दूंगा उनको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ तक हमारा ज्योमेट्री पोर्शन है। अब हम चलते हैं 3D शेप्स पे। जी अब हम चलते हैं शेप्स की तरफ। तो शेप्स हमारे पास दो टाइप्स की है, एक 2D है और एक 3D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल यानी जिसकी लेंथ और विड्थ है, और 3 डायमेंशनल जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट है। तो पहले 2 डायमेंशनल को डिस्कस करते हैं ज़रा। 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है, इनके सबसे पहले बेसिक फार्मूलाज हमें आने चाहिए। अगर हमें फार्मूला आता है तो फिर क्वेश्चन वेरी इजी है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेने हैं। और अगर फार्मूला नहीं आता तो इजी क्वेश्चन भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चलता कि सॉल्व कैसे होना है। तो इन फार्मूलाज को आपने मेमोराइज करना है, क्रैम्प करना है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। बड़े सिंपल से हैं। असल जो काम है इसमें 2D और 3D शेप्स में वो चीज़ यही है कि फार्मूले आपको आने चाहिए। तो स्क्वायर शेप है हमारे पास, ठीक है, ये सारी ना 2D शेप्स हैं। स्क्वायर शेप है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर शेप आपको पता है उसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के, यानी कि अगर मैं इसको ड्रा करूं तो कुछ इस तरह से होता है स्क्वायर शेप। सारी साइड क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कोई एक साइड के भी पता चल जाए तो इसका मतलब बाकी तीनों साइडें भी उसी के बराबर हैं। तो एक साइड को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर का फार्मूला है, और एरिया का फार्मूला है साइड बाय साइड, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जो लेंथ देगा या साइड देगा उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, या आप यूँ लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर एक ही बात है। रेक्टेंगल को देखें तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। याद रखना है पहले लेंथ और विड्थ को आपने प्लस करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और एरिया जो है उसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। इसी तरह ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल शेप आप सबको पता होगा ट्राइएंगल का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मिलती जुलती शेप है। चलें, ये ट्राइएंगल का जो पेरीमीटर है वो है साइड 1 साइड 2 साइड 3, यानी ये जो तीनों लेंथ हैं, तीनों साइड्स हैं, उसको हम प्लस कर लेते हैं। जस्ट सिंपल सा फार्मूला है, तीनों साइड को प्लस कर लेंगे। और एरिया जब निकालेंगे तो 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे या 2 पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है, होती तो ये रेक्टेंगल है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी रेक्टेंगल होती है इस तरह से, ठीक है। रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ी टेढ़ी है, यानी 90 का एंगल नहीं होता। तो इसका और इसका फार्मूला सेम है, रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का। इसमें भी पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और जो एरिया है वो लेंथ और मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया फार्मूले सेम है, शेप भी सेम होती है, सिर्फ एंगल का फर्क होता है। सर्कल, सर्कल का तो आप सबको पता ही है, सर्कल ये शेप होती है। इसका जो पेरीमीटर है वो 2πr है, और जो एरिया है वो πr स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फार्मूले आप याद कर लें अच्छे तरीके से। पहले 2D शेप्स के याद कर लें, फिर 3D शेप्स भी मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। तो उसके साथ ही ये फार्मूले याद करके फिर हमने वैल्यू इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, जो कि वेरी इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अ सर्कल लॉन, सर्कल लॉन का मतलब है कि ये सर्कल शेप है। कौन सी शेप है, सर्कुलर। तो ये वाले फार्मूले इम्प्लीमेंट होंगे। हैज़ अ रेडियस ऑफ 14 मीटर, रेडियस की क्या वैल्यू है, 14 मीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया निकालना है हमने। एरिया के ये फार्मूले हैं, और इसमें सर्कल का जो है ये πr स्क्वायर वाला फार्मूला इंप्लीमेंट होना है। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं।
देखें रेडियस हमारे पास कितना है 14 मीटर और एरिया किसके इक्वल है पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो हम इसको कैसे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए पाई जो है वो होता है 22/7, 22/7 भी कर सकते हैं, 3.14 भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 22/7 पुट करें। मल्टीप्लाई बाय ये रेडियस आर का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। इसी तरह से ये आपने कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखें 7 1 जार 7, 7 2 जार 40। अब इसको ज़रा आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 44। 22 को 2 से मल्टीप्लाई बाय 14। अब 44 को आप जो है वो 14 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 616 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है ना तो एरिया में दो दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ मीटर और मीटर, तो ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेरी सिंपल है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एन ऑफिस बिल्डिंग हैज अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। कौन सी शेप हो गई रेक्टेंगुलर हो गई। हुज लेंथ, लेंथ कितनी है 20 मीटर, लेंथ कितनी है 20 मीटर एंड विड्थ इज 15 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ 20 मीटर है और विड्थ 15 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का क्या मतलब होता है जो बाड़ लगाते हैं बाहर, यानी आउटर वॉल पे जो हम लगाते हैं, कोई भी बाड़ किसी भी टाइप की हो सकती है। इट्स बाउंड्री, बाउंड्री बाहर एट द रेट ऑफ ₹120 पर मीटर। अब उसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसके बाहर वाली दीवार के साथ हमने बाड़ लगानी है, ठीक है। और कोई तार वगैरह जिस तरह लगाते हैं, खारदार तार लगाते हैं, तो उसका ये बताएं कि अगर 1 मीटर की कास्ट 120 हो तो पूरे आउटर बाउंड्री की कास्ट क्या होगी। अब यहाँ पे उस 2 स्टेप है। पहले स्टेप में उसका पेरीमीटर निकालना है आउटर बाउंड्री, ठीक है। पेरीमीटर निकालेंगे फिर उसकी कास्ट निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे पेरीमीटर का क्या फार्मूला है। रेक्टेंगुलर का ये जो पेरीमीटर है ये इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो मैंने आपको बताया था कि पहले प्लस करना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है जी 20 मीटर प्लस विड्थ कितनी है 15 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 15 35 और पेरीमीटर इज इक्वल टू 70 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर का यूनिट वही होता है जो लेंथ का यूनिट होगा। अब इसकी हमने कास्ट निकालनी है। अब हमें पता है कि अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर फेंसिंग कास्ट, 1 मीटर अगर हमने लगानी हो फेंस तो उसकी है 120 रुपीज़, ठीक है। और हमने तो कितनी लगानी है 70 मीटर, तो 70 मीटर फेंसिंग कास्ट वो क्या करेंगे आप 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से। तो देखें 12 7 ज़्यादा 84 और 20 साथ में तो वो लगा देंगे यहाँ पे और 8400 रुपीज़ 8400 रुपीज़ ये इसकी कास्ट है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल ज़रा देखते हैं। इसमें वो कहते हैं द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी शेप है पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये वाली शेप जो मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी टेढ़ी होती है रेक्टेंगुलर शेप। शेप्ड प्लॉट इज 240 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है उसका 240 मीटर। इट्स बेस मैयर, बेस का मतलब है उसकी विड्थ, वो कितनी है सॉरी बेस जो है वो लेंथ है उसकी और वो है 24 मीटर और इसकी कोरेस्पोंडिंग हाइट यानी कि विड्थ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है, हमें पता है कि एरिया जो है एरिया पैरेललोग्राम उसका क्या फार्मूला है यहाँ देख लें तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे उन्होंने दे दिया है 240, लेंथ भी दे दी है 24 मल्टीप्लाई बाय विड्थ फाइंड आउट पूछ ली है। विड्थ या हाइट दोनों हम पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइट पुट कर लेता हूँ
तो h अब यहाँ पे क्या है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 24, और 24 वन ज़्यादा 24, 24 वन ज़्यादा 24, हाइट जो है हमारे पास वो आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। वैसे शेप तो और भी हैं इसमें 2D शेप्स में, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं पे से आते हैं, तो आप सिर्फ इन्हीं के फार्मूलाज को याद करें, और जब क्वेश्चन मैं शेयर करूँगा उसमें से आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने कॉन्सेप्ट को और अपनी प्रैक्टिस को पक्का करना है। अब हम चलते हैं 3D शेप्स की तरफ। ये हमारे पास हैं 3D शेप्स, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह इनके बेसिक पहले फार्मूलाज पढ़ेंगे और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, और फिर मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन के शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। चलें, ये इसके बेसिक फार्मूलाज में एक फ़र्क है 2D और 3D में, कि 2D में हम एरिया और पेरीमीटर इसके रेलिवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसका एरिया और पेरीमीटर ही चाहिए होता है। लेकिन जब 3D शेप आ जाए जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट हो, तो उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इन दोनों के रेलिवेंट हम प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं के रेलिवेंट ही क्वेश्चन आते हैं, बनते भी यही हैं बस, एरिया और वॉल्यूम। तो देख लें, ये हमारे पास 5 शेप्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आती है जिनके रेलिवेंट क्वेश्चन, तो इन्हीं के ये वॉल्यूम है और एरियाज हैं, इनके फार्मूलाज याद करने हैं। ये 2D से थोड़े से मुश्किल है, लेकिन इतने भी नहीं कि याद ना हो सके। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो S क्यूब है, यानी कि एक साइड या एक लेंथ का आपने क्यूब लेना है तो वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और उसके साथ साथ सरफेस एरिया जो है वो 6S स्क्वायर, S का स्क्वायर लेके उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, क्यूबाइड को देखते हैं तो लेंथ, इसका वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो वो है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, इनको अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करते आएंगे और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है लेंथ और विड्थ को, विड्थ और हाइट को, और लेंथ और हाइट को, फिर उनको ऐड अप करना है। ऐड अप करने के बाद फिर सबको जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिलेंडर का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो एरिया है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये इसका फार्मूला है। और सफेयर शेप 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके एरिया जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो सरफेस एरिया है वो है पाई आर एंड ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब आर प्लस एल को पहले, आर और एल को पहले प्लस कर लेना, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये फार्मूला है जो आपने याद कर लेने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखें तो अ सॉलिड राउंड मेटल बॉल हैज़ अ सॉलिड, देखें ये यहाँ से आपने ना अंदाज़ा लगाना है कि ये शेप कौन सी बनती है। ठीक है, सॉलिड है, राउंड है, मेटेलिक बॉल है। ठीक है, तो सॉलिड राउंड मेटेलिक बॉल ये सफ़ेद बनता है, यहाँ से गैस करना होता है हमने, यानी स्टेटमेंट से पता, बाजू का तो वो डायरेक्ट दे देता है, बाजू का तो इस तरह से स्टेटमेंट देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड है, राउंड मेटेलिक बॉल जो है वो सफ़ेद की कैटेगरी में आता है। हैज़ आ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है उसका 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स टोटल आउटर सरफेस एरिया, हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए सफ़ेद है और इसका सरफेस एरिया है, तो ये वाला फार्मूला लगना है। पहले हम देखते हैं कि रेडियस की क्या वैल्यू है। रेडियस क्या है, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 3.5 सेंटीमीटर जो है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेशन में मसला करेगा अगर पॉइंट लेके चलते हैं। तो 3.5 ये इसको हम लिख सकते हैं 7/2, यानी कि 7 का हाफ है ना 3.5, तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने फार्मूले में पुट कर लेना है, ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया किसकी इक्वल है भाई, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई पाई है 22/7
मल्टीप्लाई बाय आर, आर की क्या वैल्यू है 7/2 और इसका स्केयर है तो 2 दफ़ा आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 एंड 2 1 आर 2। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो है 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल आया। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ केमिकल स्टोर ड्रम। देखिए ड्रम की बात होगी तो ड्रम कौन सी शेप का होता है भाई, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, वैसे भी हमें पता है। इज परफेक्टली सिलेंड्रिकल, उसने दे भी दिया है। इट हैज अ बेस रेडियस, रेडियस उसमें कितना है 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, और ये उसका फार्मूला है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की क्या वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर है। तो अगर हमारे पास तो कैलकुलेटर है तो फिर तो हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अगर मैन्युअली कैलकुलेशन कर लें तो फिर बेहतर है कि आप 7 को अलग अलग करके लिख लें। 7 का स्क्वायर हो गया और हाइट कितनी है 10। अब देखें ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 मल्टीप्लाई बाय 10। 22 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1540। अब चूँकि वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम के लिए यूनिट हम क्यूब में लेते हैं, याद रखना है। पेरीमीटर के लिए सिंपल यूनिट होगा यानी कि मीटर या सेंटीमीटर। एरिया के लिए जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम है उसके लिए क्यूब में आंसर लिखना है आपने। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है अ वाटर टैंक। वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। उसने पहले बता दिया कौन सी शेप है, क्यूबाइड शेप है। तो ये जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है इसके फार्मूले लगेंगे। विद डायमेंशन, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3 मीटर। सॉरी मीटर में है ये। लेंथ 5 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है और हाइट 3 मीटर है। अब फाइंड क्या करना है, इट्स वाटर कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर। वाटर कैपेसिटी इन क्यूबिक मीटर, इसका मतलब है वॉल्यूम। देखिए दो चीज़ें हो गई, एक तो वाटर इतना ही आएगा, उतने लीटर आएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा, यहाँ से हमें पता चल गया। और दूसरा उसने बताया क्यूबिक मीटर, जब क्यूब में आ जाए तो वो वॉल्यूम ही होता है। एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूलाज पुट कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि लेंथ जो है वो है 5 मीटर, विड्थ जो है वो है 4 मीटर और हाइट जो है वो है 3 मीटर। ठीक है, तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम यहाँ देख लें, लेंथ कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 3। तो 5 4 आर 20, 23 आर 60। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 60 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर है तो आंसर भी मीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, 60 मीटर क्यूब। अब हमने यहाँ पे इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ये देख लें, ये फार्मूला है, क्या है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ और विड्थ ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ 5 है और हाइट 3 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3।
इसको यूं भी लिख सकते हैं, वैसे इनको ब्रैकेटों में भी क्लोज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर लें और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट कर लें। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी के लिए कर सकते हैं। तो देखिए अब पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 5 4 जार 20 प्लस 4 3 जार 12 प्लस 5 3 जार 50। अब कुछ कैंडिडेट्स ये करते हैं कि 2 को 20 से मल्टीप्लाई करके और फिर आगे प्लस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, पहले ब्रैकेट वाला प्रोसेस करना होता है। तो 2 इंटू इनको जब आप ऐड करेंगे तो 20 प्लस 15 35 और 35 प्लस 12 47। ठीक है, 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 94 और एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लोज हुआ 3 डायमेंशनल शेप्स। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस से सॉल्व कर लीजिएगा।